नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरु कृपा ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग बायोलॉजी के सफर पे निकल रहे हैं। कल का जो मैंने इंट्रो वीडियो डाला था, जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम लोग आज से अब स्टार्ट करें एक नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बोला तो कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका की बात करने से पहले, कोशिका को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स बनती हैं, चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है ब्रिक्स, यानी कि ईंट। बिना ईंट के कोई भी दीवार नहीं बन सकती, कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। अब आप कहेंगे कि सिर्फ ईंट ही कहाँ उसमें यूज होती है, उसमें सीमेंट और भी चीजें यूज होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा उसका डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग डीप में जाएंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें एनिमल टिश्यू में कई सारी सेल्स आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको टिश्यू बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्स इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। आधारीय सब्सटेंस, आधारीय पदार्थ के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो वो आधारीय सब्सटेंस, आधारीय पदार्थ सीमेंट का काम करता है। जैसे कि बिल्डिंग्स के अंदर सीमेंट दो सेल्स, दो ईंटों को जोड़ने का काम करता है, उसी तरह से वहां पे वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का काम करता है। खैर वो सब बात की बातें, हम उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग छोटी छोटी कई सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही सभी जीवों का शरीर, फिर चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सभी का शरीर कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बना होता है। इन यूनिट्स को, इन इकाइयों को हम कोशिका या सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका या फिर सेल कहते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के बारे में, जब मैंने ब्रीफ इंट्रो दिया था तो मैंने कहा था बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ऐसी बायोलॉजी में हम जिस भी चीज की स्टडी कर रहे होते हैं उसके लिए बायोलॉजी में एक सेपरेट ब्रांच है। जैसे जब हम लोग शैवाल एल्गी की स्टडी करेंगे तो उसके लिए एल्गोलॉजी, उसकी स्टडी को हम एल्गोलॉजी कहते हैं। अगर हम फंजाई की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। वैसे जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल की स्टडी को हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब सेल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सेल कहां से आई, सेल की डिस्कवरी क्या हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये कहानी के रूप में सुनाऊंगा, पूरा सीक्वेंस वाइज कब क्या हुआ, किसने क्या किया, वो सारा मैं सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा। उसके बाद पूरा बोर्ड पे नोट कर दूंगा, आप आराम से अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, वीडियो देखते देखते आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आगे रिवीजन में आपको दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े। आप दोबारा से रिवीजन के लिए अपना वीडियो देख के समय बर्बाद ना करें, आप पहले से नोट करते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल या फिर कोशिका की खोज के बारे में। तो ये बात है 16वीं शताब्दी की, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। बेसिकली ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक ऑप्टिशियन थे, एक चश्मा बनाने वाले थे, जिन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। और उस माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने बॉटल कॉर्क को देखा। आपने देखा होगा जो कांच की बोतलें होती, ज्यादातर वाइन की बॉटल्स, उसमें यहाँ पर एक कॉर्क फिट होती है, एक लकड़ी की कॉर्क फिट होती है। उसी कॉर्क को इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था। तो उस कॉर्क में इनको कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिली, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह की इनको कुछ संरचना उसमें देखने को मिली। इन संरचनाओं को उन्होंने सेल कहा, इन संरचनाओं को उन्होंने सेल कहा या कोशिका कहा। ठीक है, ये सेल शब्द कहां से आया, सेल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो सेल शब्द आया है सेल्यूला शब्द से। एक लैटिन वर्ड है सेलुला। इस सेलुला का मतलब होता है कि
कोई भी एक छोटा सा स्थान, छोटा सा खाली स्थान जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर सेल। जैसे आपने क्या खानों के बारे में सुना होगा, उसको भी सेल कहते हैं। उसको सेल क्यों कहते हैं, कार्बोरेटरी को, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह होती है और वो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी होती है, इसलिए उसको हम सेल कहते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा था, बहुत छोटा सा स्पेस था, चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, तो इसको इन्होंने सेल या कोशिका बोला। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहली कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी? 1665 में। ठीक है, कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाके थोड़ा सा गहराई में जाके पूछ लेते, वो पूछते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, तब आप क्या देखेंगे? तो देखें, तो रॉबर्ट हुक ने वास्तव में देखा क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो सेल उन्होंने देखी थी असल में एक सेल नहीं थी, एक कंप्लीट सेल नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल वॉल थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉटल कॉर्क जो है वो कॉर्क सूखी हुई लकड़ी होती है, और सूखी लकड़ी यानी कि मृत लकड़ी, डेड वुड, और डेड वुड के अंदर जो सेल होती है उनके प्रोटोप्लास्ट खत्म हो चुके हैं, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य खत्म हो चुके होते हैं, तो उसमें केवल और केवल आउटर मोस्ट बाउंड्री बचती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने वास्तव में क्या देखा था? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट थे, एबी ल्यूवेनहोफ। ये हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। वो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा और एडवांस था, थोड़ा सा और अच्छा माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने पानी की एक बूंद को रख के देखा। पानी की बूंद, बारिश हो रही थी तो बारिश की बूंद को इन्होंने उसके नीचे रख के देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत छोटे-छोटे कुछ इस तरह के एनिमल्स टाइप ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे थे, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट कर रहे थे, तो इन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कहा एनिमल क्यून्स। ठीक है, अब इनको एनिमल क्यून क्यों कहा? एनिमल क्यून मतलब होता है बहुत सूक्ष्म छोटा सा जंतु। इनको एनिमल क्यून उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि चलना फिरना एनिमल्स का ही लक्षण माना जाता है, सिर्फ एनिमल्स ही चल फिर सकते हैं, प्लांट्स चल फिर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इसको चलते हुए देखा, उन्होंने इसको एनिमल क्यून या बहुत छोटा सा एनिमल कह दिया। ठीक है, उसके बाद एबी ल्यूवेनहोफ आए थे 1674 में। एबी ल्यूवेनहोफ, फिर उसके बाद 1831 ईस्वी में आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक डार्क बॉडी दिखाई देती है, एक बहुत ही काला एक बिंदु सा दिखाई देता है, उसको इन्होंने कहा न्यूक्लियस, केंद्र। हालांकि इनको ये लगता था कि केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर ऐसे वेस्ट पड़ा है, इसका कोई काम नहीं है। बाद में डिस्कवरी हुई कि पूरी सेल को मैनेज करने वाला, पूरी सेल की एक्टिविटीज पर नियंत्रण करने वाला जो है वो केंद्रक ही होता है, और बाद में केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। इसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। इसके बाद 1838 में मैथियस जेकब स्लाइडेन नाम के जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी की, और प्लांट सेल पर स्टडी करते करते ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सारे के सारे प्लांट्स कई सारे छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होते हैं, कई सारे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, 1839 में, इनके बाद 1839 में
या लगभग इनकी कंटेम्परेरी, इनके ही समकालीन एक साइंटिस्ट थे, थियोडर डी श्वान। ठीक है, डी श्वान, इन्होंने, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ब्रिटेन के जंतु वैज्ञानिक थे। ये एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे और एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते करते ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इन्होंने ये बताया कि सारे के सारे एनिमल्स कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने दो और एक्स्ट्रा बातें बताई थी। पहली बात तो कि सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल के चारों ओर एक बाउंड्री पाई जाती है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सबसे बाहरी दीवार होती है ये वाली, ये एक पतली झिल्ली के रूप में होती है, जिसको बाद में सेल मेम्ब्रेन कहा गया। इनके समय तक इन्होंने सेल मेम्ब्रेन नहीं कहा था, इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि पतली झिल्ली के रूप में होती है, तो बाद में इसको सेल मेम्ब्रेन कहा गया। फिर इन्होंने एक बात और बताई थी कि सेल वॉल का होना, कोशिका भित्ति का होना प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है। मतलब केवल प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है, बाकी किसी जगह पे भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये कहा था थियोडर डी श्वान ने। तो मैंने अभी जो आपको बताया, वीडियो पॉज करके मैं वो सारा यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो मैंने जो अभी आपको कहानी सुनाई थी, वो सारी कहानी मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप से की थी। उन्होंने बॉटल कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान रचनाएं दिखाई थी, जिन्हें उन्होंने सेल कहा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर क्या किया था, और उसमें दो ऑप्शन हो, सेल भी और सेल वॉल भी हो, तो आप सेल वॉल पे टिक लगाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक की एक किताब थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। फिर उसके बाद 1674 में एबी ल्यूमेन आए। उन्होंने सर्वप्रथम अपने माइक्रोस्कोप से बारिश की बूंद को देखा उस माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ कोशिकाएं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इधर-उधर लोकोमोशन यानी गति कर रहे थे। तो उन्होंने उनको एनिमल क्यूल कहा। एनिमल क्यूल क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है गति करना, चलना ये जंतुओं का लक्षण है, इसलिए उन्होंने उसको सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जंतु कहा, एनिमल क्यूल कहा। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। और उसके बाद 1838 में एमजी स्नाइडर, एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी की। ये प्लांट्स पर स्टडी कर रहे थे और स्टडी करते हुए इस कंक्लूजन पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारे के सारे प्लांट्स, उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, न्यूमरस असंख्य छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। फिर इन्हीं के टाइम पे लगभग 1839 में टी श्वान, थियोडर डी श्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे और एनिमल्स पे स्टडी करते करते ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सारे एनिमल्स की बॉडी जो है वो छोटी छोटी कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ उन्होंने दो ऑब्जर्वेशन और बताई। पहला, उन्होंने कहा कि एनिमल्स के जो सेल होती है उसके आउटर मोस्ट एक बाउंड्री होती है, उसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है जो पतली और तन्य होती है, मतलब थिन और इलास्टिक होती है। ठीक, उसको बाद में सेल मेम्ब्रेन कहा गया, कोशिका झिल्ली कहा गया। इसको कोशिका झिल्ली का नाम इन्होंने नहीं दिया था, मतलब थियोडर डी श्वान ने इसको कोशिका झिल्ली नहीं कहा था। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि एनिमल सेल के चारों ओर एक बाउंड्री होती है जो इलास्टिक होती है और थिन होती है। बाद में जब और डिस्कवरीज हुई तब इसको नाम दिया गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने ये भी बताया था कि सेल वॉल का होना प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, मतलब केवल और केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। अगर हम आपको कोई सेल दे दें और उसके चारों ओर अगर सेल वॉल है तो आप डेफिनेटली बोल दीजिए कि वो एक प्लांट सेल है। ऐसा कहा था थियोडर डी श्वान ने। इसके आगे सेल थ्योरी है। इन्होंने 1839 में एमजी स्नाइडर और टी श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।
मैं आपके लिए ऐसे रोज पूरा सिलेबस कवर करूंगा। रोज एक वीडियो हमारा यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आएगा। आप अगर आप एसएससी, पैरामेडिकल, बैंक, डिफेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।